बात करनी है हमको भारत और नेपाल के रिलेशन के बारे में, क्योंकि आज की कंडीशन में भारत के संबंध नेपाल के साथ कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनका कारण क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और आगे क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं और भारत और नेपाल रिलेशन की पूरी पृष्ठभूमि आज हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो चलिए आज बात करते हैं भारत और नेपाल के रिलेशन के बारे में। तो जो भारत और नेपाल हैं, इनका आप जानते हैं, इनकी सीमा तो बिल्कुल सटी हुई है। इसकी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं इनके बीच में अभी हाल में डिस्प्यूट क्या हुआ है। डिस्प्यूट ये हुआ है कि अभी हुआ क्या है, दिक्कत आई है कि जो आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, इस यात्रा के जाने के लिए जो ये तिब्बत का रीजन है, जो कि चाइना का पार्ट है, जो चाइना के पार्ट में आता है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो आप सिक्किम से चले आइए, जो नाथुला दर्रा है वहाँ चले आइए। दूसरा काठमांडू चले आइए। तीसरा जो यहाँ से एक रास्ता है वह लिपलेख रास्ता। लिपलेख जो रास्ता है वो काला पानी के साथ होते हुए जाता है। लिपलेख दर्रा है जो कि हमारे जो भारत से जो उत्तराखंड है उसके जो लिपलेख दर्रा है उससे होते हुए हम लोग चले जाते हैं कैलाश मानसरोवर। अभी हुआ क्या था, अभी हमारे भारत सरकार ने लिपलेख जाने के लिए, नहीं सॉरी, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपलेख पास के पास में एक रोड का निर्माण किया। उसका इनॉर्गेशन किया हमारे रक्षा मंत्री जी ने। अब उसके बाद ही तुरंत अभी क्या हुआ, तुरंत नेपाल की आंखें भटक गईं। नेपाल ने क्या किया, नेपाल भाई साहब ने तुरंत ही विरोध दर्ज कराया और ये रोड बनाई गई थी, इसको उन्होंने ये कहा कि आपने ये रोड नेपाल की टेरिटरी के अंदर बना दी है, इसलिए ये आपको रोड नहीं बनानी चाहिए और इसका हम विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद क्या हुआ, जो नेपाल की पीएम हैं, जो KPS ओली भाई साहब, इन्होंने क्या किया, एक नया मैप जारी किया। कहाँ का, नेपाल का एक मैप जारी किया। उस मैप में इस जो एरिया है, इस एरिया को उन्होंने अपने मैप में दर्शा दिया और जो काला पानी का एरिया है उसको नेपाल के मैप में दर्शा दिया गया और ये डिस्प्यूट शुरू हो गया। भारत की मीडिया के और नेपाल के द्वारा इसका खूब ही इसकी चर्चा की गई। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा पिछले चलते हैं, पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि जरूरी है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे UPSC मेंस का या सिविल सर्विस मेंस का, तो आपको पृष्ठभूमि जरूर लिखना पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं, बात आती है किसकी, अब बात शुरू करते हैं हम लोग कब से, 1800 के आसपास। 1800 के आसपास नेपाल जो राज्य था, इमर्जिंग राज्य था, ठीक है, वो अपना विस्तार करता जा रहा था और भारत में जो ये राज्य था नेपाल, ये भारत से सटा हुआ था। तो भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन को तिब्बत जाने के लिए और अपना व्यापार फैलाने के लिए क्या होता था, ये डिस्टर्ब होने लगा। डिस्टर्ब होने के साथ ही हमारे जो ऊपर एक शासन था, ब्रिटिश साम्राज्य ने नेपाल से क्या किया, युद्ध किया और युद्ध करने के बाद 1 2 3 इनके युद्ध हुए, बड़ा चलता रहा और अंतोगत्वा 1816 में एक ट्रीटी साइन होती है, एक संधि समझौता होता है, जिसे हम कहते हैं सुगौली की संधि। सुगौली की संधि में होता क्या है, सुगौली की संधि में ये कहा जाता है कि जो हमारी काली नदी है, कौन सी, जो काली नदी है, इसके जो पूर्व का एरिया है ये नेपाल के पास रहेगा और जो काली नदी के पश्चिम के एरिया, यहाँ नेपाल नहीं आएगा और नेपाल यहाँ पर नहीं आएगा। ये कंफर्म हो गया और नेपाल ने भी इस ट्रीटी को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम नहीं, कुछ सही चलता रहा। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है, अब उसके बाद जो बात हुई 1857 आता है। 1857 में जो भारत में क्रांति हुई, 1857 क्रांति, इस क्रांति को दबाने के लिए नेपाल ने ब्रिटिश का साथ दिया, नेपाली राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। ब्रिटिश ने इसको खुश करने के लिए, उस समय साम्राज्य था नेपाल में जंग बहादुर राजा का, जंग बहादुर राजा का उस समय साम्राज्य था। तो जंग बहादुर राजा ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया, किसको, हमारे डिस्प्यूट को, हमारे आंदोलन को दबाने में, जो हमारा आंदोलन था हमारे ही ऊपर दबाने में इसका साथ दिया गया, ठीक है। ये बता देता हूँ आपको, जब 1857 क्रांति हुई थी तो उस समय 1857 क्रांति में
अवध की जो उस समय सिपाही सबसे ज़्यादा थे, और अगर वो चाहते नेपाल के लोग उनके साथ ना देते तो इन्हें 1857 की क्रांति को दबाने में दिक्कत आती। अब आगे बात करते हैं। जब ये 1857 की क्रांति में इनकी क्या हुआ, इन्होंने इसका साथ दिया, तो ब्रिटिश सरकार ने इनाम के तौर पर इन्हें नेपालगंज दे दिया और कपिलवस्तु के एरिया दे दिया। कपिलवस्तु के एरिया इन्हें दे दिया गिफ्ट के तौर पर कि चलो अब इतना आपने हमारी सहायता की है तो एरिया आपको दे देते हैं, ये दे दिया गया। लेकिन बात यहाँ आती है कि अभी भी ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल रीजन को, जो गढ़वाल रीजन था और कुमाऊं रीजन था, इसको नहीं दिया। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है जो समय सर्वे ऑफ इंडिया एजेंसी, एक जो कि उस समय एजेंसी थी जो ब्रिटिश सरकार में बनाई गई थी, सर्वे ऑफ इंडिया एजेंसी, उसने क्या किया, जो मैप जारी किया था 1870 के आसपास, उसमें दिखाया गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था उस समय, कुमाऊं और गढ़वाल जो ये राज्य था, वो हमारे अंदर में आता था। और इस चीज़ में नेपाल को कोई समस्या भी नहीं थी, उसने कभी विरोध दर्ज भी नहीं कराया, कोई समस्या भी नहीं थी, सब अच्छे तरह सब कुछ चल रहा था। 1847 के बाद भारत आज़ाद होता है, ब्रिटिश सरकार छोड़ के चली जाती है, एक नया मोड़ आता है, और बात क्या होती है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा चलता है, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं। 1854 में आप जानते हैं, 1954 में जब चीन का और भारत का समझौता हुआ था, चीन भारत समझौता हुआ था, याद होगा आपको, उस समय नेहरू जी ने किया था, तो इसमें भी नेपाल ने कोई दिक्कत नहीं जताई। और ये लिपुलेख पास को इन्होंने ये माना कि चलिए ये जो एरिया है वो इंडिया के पास है। 1881 में क्या हुआ, 1881 की बात आती है, 1981 में चाइना ने इस लिपुलेख पास को हमारे मानसरोवर यात्रा के लिए खोल दिया गया। ठीक, अब यहाँ तक बात सही चल रही है। अब जानते हैं उसके बाद जब सत्ता आती है और 2008 के आसपास कहाँ लोकतंत्र आता है, संविधान बनता है वहाँ का, और ये संविधान बनते बनते उस समय से डिस्प्यूट हमारा शुरू होता है, क्योंकि मधेसी का एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे, और इसके और भी बात थी क्योंकि हमारा एक ये था कि नेपाल एक हिंदू राज्य के रूप में पहले बजाया जाता था, लेकिन संविधान अपनाने के बाद हिंदू राज्य के रूप में नहीं अपनाया गया। भारत का बहुत मन था कि वो हिंदू राज्य के रूप में अपनाया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। चलिए इसके बाद भी आगे बढ़ जाते हैं। उसके क्या हुआ कि फिर उसके बाद डिस्प्यूट शुरू होते गए आज ये कंडीशन आ गई है कि नेपाल ने नया मैप जारी कर दिया और नेपाल ने लिपुलेख के पास में अपनी सेनाएं भेज दी। और क्या हुआ, KPS ओली जो PM है वहाँ के नेपाल के, इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया क्या कि हमें दिक्कत है इंडियन वायरस से। सोचिए, कोरोना वायरस को इंडियन वायरस बोल रहे हैं, इतना तीखी भाषा में इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि इसके पीछे की गणित कहाँ है, इसके पीछे की सच्चाई है। आप जानते हैं इसके पीछे कौन है? चाइना भाई साहब, क्योंकि चाइना ही उकसाता है पाक को और चाइना उकसा रहा है नेपाल को, क्योंकि चाइना हमसे सीधे नहीं टक्कर लेना चाहता है, वो इनके माध्यम से बैकफुट से खेलना चाहता है इनको आगे करके, और ये आगे आ भी रहे हैं। ठीक है, तो अब एक दूसरी बात ये आती है कि चलिए एक तो चाइना पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष नेपाल में ये है कि नेपाल में है पॉलिटिक्स चल रही है। नेपाल में पॉलिटिक्स का क्या होता है? नेपाल में जो PM हैं उनकी पार्टी के जो MLA हैं, वो MP, वो ही उनको अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुद चाहते हैं इनको हटा दिया जाए। तो इसलिए नेपाल के PM को ऐसे वक्तव्य जारी करने पड़ रहे हैं, नया मैप जारी करना पड़ रहा है, भारत के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने यहाँ का राष्ट्रवाद जगाना है, नेशनलिज्म जगाना, राष्ट्रवाद जगा के उन्हें राष्ट्रवाद के नाम पे अपने देश में फैलाना है। जैसा कि आप अच्छे जानते हैं कि भारत भी यही करता है, भारत भी पाक के नाम पे राष्ट्रवाद फैलाता है, और इसी के नाम पे आप जानते हैं 2014 हो चाहे 2019 हो, इसमें चुनाव इसी पर्पज में चुनाव करवाए जाते हैं। और दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यह है कि आज की राजनीति, चाहे नेपाल की राजनीति हो चाहे भारत की राजनीति हो, आज की राजनीति भविष्य को खतरे में डाल देती है। क्यों? आज मान लीजिए नेपाल ने एक मैप जारी किया, उस मैप में दिखा दिया गया लिपुलेख पास को नेपाल में। अब क्या होगा?
अब ये होगा कि अगर कोई आने वाली सरकार उस मैप को चेंज करेगी तो उसमें वहाँ पे फिर से राजनीतिक संकट शुरू हो जाएगा और क्या करेगा, इसमें हमारा आगे के लिए खतरा हो जाएगा और इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। अब बात ये आती है भारत का रिस्पॉन्स कैसा रहा। देखिए, भारत का रिस्पॉन्स इसमें अच्छा रहा। भारत ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्स कभी नहीं देता है, बहुत ही सटीक और बहुत ही सुलभ तरह से बात करता है भारत हमारा। भारत ने कहा कि ठीक है, हम इसको जो डिस्प्यूट है इसको हम बातचीत से इसको क्या करें, सुलझा लेंगे, इसको हम बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा, ठीक। और ये दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ता बहुत अलग हैं। जो भारत और नेपाल के रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, रोटी बेटी का संबंध, ठीक है। हमारा रोटी बेटी का संबंध है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ के सांस्कृतिक रिश्ते जो हैं, हमारे यहाँ के जो सांस्कृतिक संबंध थे, आप जानते हैं कि नेपाल जो सीता जी का एक वर्णन मिलता है, सीता जी हों चाहे बुद्ध हों, इनका सबका संबंध हमारे भारत और वहाँ के समझ रहा है। आज भी आप समझ लीजिए, जो पूरा बिहार का रीजन है उसके आधे रिश्ते यहाँ पे हैं, नेपाल में हैं। इस रिश्तों का रिश्ता है, ये कल्चर बना हुआ है। हमारे ज्योग्राफी मिलती है, कल्चर मिलता है, हिस्ट्री मिलती है, इकॉनमी हमारे ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से हम वो लैंड और कंट्री होने के माध्यम से हमारा ही उस पूरी तरह इकॉनमी डेवलप निर्भर है। हमारा बंगाली खाड़ी जो इस्तेमाल है वो उससे हम लोग करते हैं, उसकी इकॉनमी के उसके ट्रांजेक्शन भेजने के लिए, सामान भेजने के लिए। तो भारत और नेपाल के रिश्ते कभी गड़बड़ में नहीं रह सकते और इसका कोई हल भी नहीं है। लेकिन भारत ने इनको पूर्व में जो प्रयास किए हैं वो नाकाफी साबित हुए हैं। आप जानते हैं 1981 से शुरू होते हैं, 1981 में एक कमीशन बना था, जॉइंट बाउंड्री वर्किंग कमीशन बना। इन्होंने 98% सीमा विवाद को हल कर लिया, 2% बचे। वो कौन कौन से? लिपुलेख का एक एरिया, दूसरा एरिया था सुस्ता का एरिया जो कि बिहार सटा हुआ एक छोटा सा एरिया है, उसका अभी तक नहीं हल कर पाए 2% एरिया को। तो बहुत छोटा विवाद है, लेकिन भारत ने प्रयास उचित नहीं कर पा रहा है। जो एक टियर 1 और टियर 2 वार्ता होती है और टियर 1.5 वार्ता होती है, ये तीनों हम लोग उचित रूप से सही तरह से नहीं कर पाए हैं। भारत ने गंभीरता से नहीं लिया इस डिस्प्यूट्स को, क्योंकि देखिए आप जानते हैं नेपाल एक छोटा सा देश है, ठीक है, और भारत एक बहुत विशाल देश है। अगर आप छोटे से अगर आप किसकी जो हमारी इसकी समस्याएं हैं इनको अच्छे तरह से सॉल्व नहीं करेंगे तो इसको परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए भारत को इसका सॉल्व करना चाहिए। जिस तरह से भारत ने क्या किया था, बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट सॉल्व किया था, आपने याद होगा 100वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 100वां संविधान संशोधन क्या किया था, कुछ एरिया दिए थे हमने, किसको? ज़्यादा एरिया दिए थे बांग्लादेश को हमने, और कुछ एरिया मिले थे हमें इंडिया को, लेकिन ज़्यादा एरिया हमने बांग्लादेश को दिए थे, कम एरिया उससे लिए थे। तो जिस तरह से हमने बांग्लादेश के डिस्प्यूट को सॉल्व किया था, और वो बाउंड्री तो आप समझ लीजिए इतनी टफेस्ट बाउंड्री थी, उसको सॉल्व कर पाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्री ऐसे है, कौन सा गांव यहाँ है, कौन सा गांव यहाँ है, कौन सा गांव, इसको मुश्किल था इसको सॉल्व कर पाना। जब हमने बांग्लादेश जैसी बाउंड्री को सॉल्व कर लिया तो हमें इसके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी से इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हमें भारत को नेपाल के साथ संबंधों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पाक हमसे डिस्टर्ब है। आप जो अगर देखेंगे, आप ये देखेंगे भारत का जो मैप है, यहाँ मालदीव है, ये डिस्टर्ब हमसे, ठीक है। यहाँ श्रीलंका है, यहाँ भी पसार चुका है हमारा चाइना पैर। यहाँ नेपाल बचा था, उसमें पसारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हाथ से बिल्कुल पूरी तरह से हमारा दुश्मन है। अगर हम पूरी चारों तरफ दुश्मन पाल के रखेंगे तो दोस्तों कैसे बच पाएंगे हम? इसलिए भारत को अब कूटनीति के तौर पर पड़ोसी देशों से बहुत ही अच्छे से इनको हल करना चाहिए डिस्प्यूट को, और आगे का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी के साथ ही आज की बात ख़त्म करते हैं। नमस्कार।